नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अनाथ बच्ची का उठाया गलत फ़ायदा। आइए चलिए सुनते हैं कहानी को। डॉक्टर मनीषा जैसे ही अपने बिस्तर से उठती है तो वो देखती है कि उनके दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? और घंटी ना बजाते हुए दरवाज़ा पीटा जा रहा है। बड़बड़ाते हुए मनीषा ने दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने साधारण से कपड़े पहने हुए एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत रोई हो। मनीषा ने पूछा, कौन हो तुम और किससे मिलना है? तो वो लड़की घबराते हुए धीरे से बोली, मुझे सुनीता जी से मिलना है। इस पर मनीषा ने कहा, पर वो तो अब यहाँ नहीं रहती। 30 दिन पहले ही वो ये घर मुझे बेचकर चली गई। ये सुनकर वो लड़की अवाक रह गई और बोली, चली गई? कहाँ चली गई? वो तो ये घर बेचकर अपने बेटे बहू के पास विदेश चली गई। इतना सुनते ही वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मनीषा ने उसे उठाया और घर के अंदर लाकर उसे सोफे पर बिठाया। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सिसकियाँ भरकर बस रोए ही जा रही थी। तो मनीषा ने उसे पानी पिलाया और उसे चुप कराया और कहा, देखो, अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और किसे ढूंढ रही हो? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इतना रो क्यों रही हो? तभी उस लड़की ने अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और फिर कहने लगी, मेरा नाम रिया है और मेरी माँ सुनीता जी के यहाँ रहती थी। मेरी माँ सुनीता जी के घर में पिछले 20 सालों से खाना बनाने और उनके बेटे प्रवीण को संभालने का काम करती थी, क्योंकि प्रवीण के मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते थे। हम माँ बेटी यहाँ ऊपर सर्वेंट रूम में ही रहते थे। वो लोग बहुत अच्छे थे। हमें छत के साथ 2 वक्त का खाना और कुछ रुपए मिल जाते थे। मैं और उनका बेटा प्रवीण, हम दोनों हम उम्र थे। प्रवीण इस शहर के नामी स्कूल में पढ़ने जाता था और मैं एक छोटी सी सरकारी स्कूल में जाती थी। सब बहुत अच्छा चल रहा था। देखते ही देखते मैंने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली और कॉलेज में आ गई। पर अब मेरी माँ थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। अब वो पहले जितना काम नहीं कर पाती थी, इसीलिए मैं उनका काम में हाथ बटाने लगी थी। तो धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई छूट गई और एक दिन ऐसा आया कि मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेली छोड़कर चली गई। अब क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? रिश्तेदारों के नाम पर गांव में बस एक मामा मामी ही रहते थे और मेरी मामी तो पहले से ही हम दोनों माँ बेटियों को पसंद नहीं करती थी। कहीं जाने का रास्ता नहीं सूझा तो मैंने सुनीता जी से पूछा कि क्या मैं यहाँ रहकर काम कर सकती हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, वैसे भी इस उम्र में मुझसे ये सब काम नहीं होंगे और मुझे केयर टेकर की ज़रूरत तो होगी ही, तो किसी और को रखने से अच्छा है मैं तुम्हें ही रखती हूँ। तो उन्होंने मुझे अपने घर में ही सहारा दे दिया। कुछ सालों के बाद प्रवीण की पढ़ाई पूरी हो गई और वो नौकरी करने विदेश चला गया। अब बस घर में हम 3 लोग ही रहते थे। सुनीता जी बहुत अच्छी थी। आश्रय के साथ साथ मुझे पैसे और खाना भी देती थी। तो अब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बारे में सोचा। खाली समय में पढ़ाई करते 2 साल निकल गए। बस इसी बीच प्रवीण विदेश से सिर्फ 2 बार ही घर पर आया था। इस पर प्रवीण को विदेश से आए 1 महीना हो गया था और अब तक वो विदेश नहीं गया। एक दिन अचानक ही सुनीता आंटी ने मुझसे पूछा, रिया, क्या तुम प्रवीण से शादी करोगी? उनके इस सवाल से मैं हैरान हो गई। तो मैंने कहा, आंटी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और आपके घर में काम करती हूँ। इस पर सुनीता ने कहा, बेटी, मुझे प्रवीण के लिए एक समझदार लड़की चाहिए जो इस घर को संभाल सके और प्रवीण का ध्यान रख सके। इसीलिए मुझे तुमसे अच्छी कोई नहीं लगती। पैसे कोई जल्दी नहीं है, सोचकर बता देना। मेरे लिए ये फैसला बहुत कठिन था क्योंकि उनका ये प्रस्ताव मुझे हैरान कर रहा था, पर मैं आंटी और प्रवीण को बचपन से ही जानती थी। इसीलिए मैंने हाँ कर दी, क्योंकि ये मेरे लिए एक सपने से कम नहीं था। मेरी और प्रवीण की शादी का दिन तय हो गया। सुनीता आंटी ने कहा कि शादी में सिर्फ घर के लोग ही होंगे और शादी मंदिर में साधारण तरीके से करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ये कहे कि नौकरानी को बहू बना रही है, जिससे किसी का भी दिल दुखी हो। शादी का दिन आ गया और मैं प्रवीण की पत्नी और इस घर में बहू बन गई। सब सपना ही था। मैं खुश थी।
सब मेरा ध्यान रखते। प्रवीण भी मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। पर बस एक अजीब सी बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। शादी के बाद से प्रवीण और सुनीता आंटी दोनों ही बच्चे के लिए जल्दी करने लगे और मैं शादी के 2 महीने बाद ही गर्भवती हो गई। सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे। इसी बीच प्रवीण 2-3 बार विदेश भी गया। खैर, ऐसे ही दिन बीते और 9वें महीने में मैंने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखकर मैं बहुत खुश हुई, पर यह खुशी थोड़े दिन ही रही, क्योंकि अब घर में सबका व्यवहार बदलने लगा था। प्रवीण अब मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था और प्रवीण का मूड खराब देखकर सुनीता आंटी भी मुझे बात बात पर खरी खोटी सुनाया करती थी। ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक से प्रवीण ने कहा कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सुनीता आंटी भी पास में ही खड़ी थी, पर वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही करते करते साल भर में तलाक हो गया और मेरा बेटा मुझे ना देकर प्रवीण को दे दिया गया, क्योंकि मैं तो खुद का पेट ही पालने में असमर्थ थी। मैं उनके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वैसे भी गरीब की कौन सुनता है। मुझे घर से निकाल दिया गया। अब मेरे पास गांव जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैं दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को छोड़कर गांव में मामा मामी के पास चली गई। गांव में भी मामी ने बहुत बातें सुनाई और बोली, यहाँ तो आ गई है, पर कुछ दिनों में अपने लिए और ठिकाना ढूंढ लेना। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पा रही थी। ऊपर से मामी के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। एक तो पूरे घर का काम करवाती, फिर भी खाना देने वो रोती थी। ऊपर से बेटे की याद बार बार सताती रहती थी कि वो अपनी माँ के बिना कैसे रहता होगा। और वैसे भी मुझे मामी के घर में भी कोई सुख तो था नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार प्रवीण से बात कर लेती हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में ना सही, पर एक नौकरानी की हैसियत से ही मुझे इस घर में रहने दे, जिससे मैं अपने बच्चे के पास रह सकूं। बस यही सब सोचकर मैं यहाँ प्रवीण से बात करने आई थी। उसकी बातें सुनकर मनीषा की आंखें नम हो गई। फिर रिया ने अपना सूटकेस में से एक फ़ोटो निकालकर मनीषा को दिखाई, जिसमें रिया, प्रवीण और उनका बेटा था। फ़ोटो को दिखाते हुए रिया की आंखें नम हो गई और वो बोली, मेरे पास बस यही एक फ़ोटो है। इस फ़ोटो में अपने बेटे को देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मनीषा सोचने लगी कि ऐसा कोई किसी के साथ भला कैसे कर सकता है। फ़ोटो अपने सूटकेस में रख कर रिया बोली, अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। तो मनीषा कहने लगी, जब कोई ठिकाना ही नहीं है तो फिर कहाँ जाओगी? वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, पर मेरे पास समय नहीं होता, इसीलिए मुझे कोई घर की देखभाल करने वाली और खाना बनाने के लिए चाहिए। क्या तुम करोगी? रिया मनीषा का धन्यवाद करते हुए काम के लिए हाँ कह देती है। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अब रिया भी मनीषा देवी के परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन मनीषा ने अपने अस्पताल रिसेप्शन पर एक आदमी को अपना नाम प्रवीण कहते हुए सुना। उसने जब देखा तो वो पहचान गई। अरे, ये तो वही सुनीता का बेटा प्रवीण है, जिसने हमें घर बेचा था। तभी वो उसके पास आई और बातें करने लगी। तुम तो घर बेचकर विदेश चले गए थे ना, तो अब यहाँ कैसे? तभी प्रवीण बोला कि अब हम वापस यहाँ इसी शहर में आ गए हैं, दूसरा घर भी खरीद लिया है। तो डॉक्टर मनीषा ने कहा कि चलो अच्छी बात है, पर क्या अपने घर को दोबारा देखने नहीं आओगे? कल शाम को अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे घर में खाने के लिए आ जाना। अगर आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रवीण भी खुश होते हुए बोला, अरे ज़रूर आएंगे आंटी जी, बहुत दिन हो गए उस घर को देखे हुए। बहुत सी यादें जुड़ी हैं उस घर से हमारी। शाम को मनीषा घर आ गई, पर रिया को उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया। बस इतना ही कहा कि कल शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। अगले दिन शाम को प्रवीण और उसका पूरा परिवार मनीषा के घर खाने आ गया, तो मनीषा उन्हें सोफे पर बैठने को कहती है। इतने में सुनीता जी घर देखकर बोली
कि आज तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बहुत दिनों बाद हो गए इस घर को देखे हुए। अरे तो सुनीता जी, आपने गलती की। जब आप विदेश से वापस आ ही गए थे तो अपना घर देखने तो आना ही चाहिए था ना, मनीषा ने कहा। तो सुनीता जी बोली, कैसे आती मनीषा, जब ये घर मेरा रहा ही नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो सुनीता बहन, ये घर आपका ही है। जब दिल चाहे तब आप यहाँ आ सकती हो। इतना कहकर मनीषा रिया को आवाज़ लगाती है कि रिया, ज़रा पानी तो लेकर आना। रिया का नाम सुनते ही प्रवीण और उसकी माँ सुनीता एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में रिया पानी लेकर आई और सामने उन लोगों को देखा तो वो चौंक गई। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और दौड़कर उसे गले से लगाकर वो बहुत रोई। तो मनीषा रिया को चुप कराते हुए उन सबको गुस्से से बोली कि आप सबको सीधी सादी लड़की जो कि आपके परिवार का ही हिस्सा थी, उसके बच्चे से दूर करते हुए शर्म नहीं आई। तभी प्रवीण रिया की ओर देखते हुए बोला कि आंटी जी, मैंने रिया को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर रिया कहीं नहीं मिली। तो मनीषा कहने लगी, क्यों झूठी सफाई दे रहे हो? अरे जब ढूंढते तो तुम लोग उस बिचारी को घर से ही नहीं निकालते। तभी प्रवीण बोला कि मैं जब नौकरी के लिए विदेश गया था तो मेरी मुलाकात अपनी कंपनी में काम करने वाली एक विदेशी लड़की सोनिया से हो गई थी और मैं और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। पर जब घर में बताया तो माँ और पिताजी ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर मैंने उससे शादी कर ली, पर मैंने घर पर मम्मी पापा को नहीं बताया। कुछ समय बाद पता चला कि माँ नहीं बन सकती, तो मैं थोड़ा निराश हो गया और हम दोनों के बीच अनबन रहने लगी। हमने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया। जब मैं घर आया तो बहुत गुमसुम सा रहने लगा था, क्योंकि ये सब बातें मैं घर पर नहीं बता पा रहा था। फिर एक दिन मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया और रिया से शादी करने को कहा, तो मैं भी मान गया। मैंने सोचा कि अब मैं विदेश कभी नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर कोई नौकरी ढूंढ लूँगा और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत भी करूँगा। पर शादी के कुछ समय बाद ही एक दिन अचानक सोनिया का फ़ोन आया और वो मुझे मनाने लगी, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगी। तो मेरा भी झुकाव फिर से सोनिया की तरफ बढ़ने लगा। फिर चिंटू के पैदा होने के बाद मैं छोटी छोटी बातों पर रिया से झगड़ा करने लगा। मम्मी पापा को भी छोटी छोटी बातों पर रिया के खिलाफ भड़काने लगा था, ताकि मैं सोनिया के पास फिर से वापस जा सकूं। ऐसे करते करते मैंने रिया से तलाक ले लिया। मैं ये जानता था कि तलाक के बाद चिंटू मेरे पास ही रहेगा और मुझे सोनिया के साथ साथ बच्चा भी मिल जाएगा। फिर मैं रिया को तलाक देकर मम्मी पापा और चिंटू को लेकर विदेश चला गया। ये सब सुनने के बाद रिया सुनीता जी से बोली कि सुनीता जी, आप तो मुझे अपनी बेटी की जैसी मानती थी, फिर आपने प्रवीण का साथ क्यों दिया? तो सुनीता जी बोली, जब प्रवीण विदेश से कुछ दिनों के लिए घर आया था तो बड़ा ही वो गुमसुम सा रहने लगा था। तो हमें लगा कि हमने उसे सोनिया से शादी करने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए वो ऐसा गुमसुम सा रहता है। तो हमने सोचा कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी ही करा देते हैं, ताकि वो सोनिया को भूल जाए। तो हमने इसे बहुत सी तस्वीरें दिखाई, पर इसने हमें मना कर दिया। पर जब भी मैं प्रवीण को तुमसे बात करते हुए देखती थी तो लगता था कि तुमसे बात करके प्रवीण बहुत खुश रहता है, और तुम प्रवीण को बचपन से जानती हो और हम सब भी तुझे जानते हैं, इसीलिए मैंने तेरी शादी प्रवीण से करा दी। पर मैं ये नहीं जानती थी कि प्रवीण पहले से ही सोनिया से शादी कर चुका है। पर चिंटू के पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद प्रवीण परेशान रहने लगा। एक दिन मैंने उसे फ़ोन पर बात करते सुना कि मैं कुछ दिनों में विदेश आ जाऊंगा। तब मुझे शक हुआ। फिर मैं और तुम्हारे अंकल जी के लाख पूछने के बाद प्रवीण ने हमें बताया कि वो सोनिया से पहले ही शादी कर चुका था और अब वो चिंटू को लेकर वापस सोनिया के पास विदेश जाना चाहता है। हमने प्रवीण को बहुत समझाया, पर वो नहीं माना और हमें भी अपने साथ ले जाने के लिए ज़िद करने लगा। हम अपने बेटे और पोते के बिना कैसे रहेंगे, बस इसी कारण हमें ना चाहते हुए भी प्रवीण का साथ देना ही पड़ा और उसके साथ विदेश चले गए।
कहते कहते सुनीता जी रिया से माफ़ी भी मांगने लगी। तभी डॉक्टर मनीषा को शक हुआ और उन्होंने पूछा, तो फिर आप सभी विदेश से वापस क्यों आ गए हो? और सोनिया कहाँ है? और प्रवीण रिया को क्यों ढूंढ रहा था? तभी प्रवीण बोला कि जब हम वहाँ गए तो सोनिया के घर पर ही रहने लगे थे। कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, फिर मम्मी पापा और चिंटू के लिए उसका व्यवहार बदलने लगा और वो कहने लगी कि वो इन सब के साथ नहीं रहना चाहती। धीरे धीरे उसे हम सब से कोई मतलब नहीं रहा। बच्चे पर भी इस माहौल का बुरा असर हो रहा था और मम्मी पापा भी इस माहौल में नहीं रह पा रहे थे। जब सोनिया से मैंने इस बारे में बात की तो बात बिगड़ गई और वो कहने लगी कि अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम इन सब को लेकर यहाँ से निकल जाओ। फिर हमने फैसला किया और वापस यहाँ आ गए। यहाँ आकर मैंने रिया को बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि रिया के गांव मामा मामी के घर भी गया, पर किसी को कुछ पता नहीं था कि रिया कहाँ है। कहते हुए प्रवीण रिया के सामने हाथ जोड़कर बोला, हम सबको माफ़ कर दो रिया और अपने घर चलो। तो रिया बोली, अपना घर? अपना अगर होता तो आप लोग मुझे घर से निकालते ही नहीं। कहकर वो चुप हो गई। तभी डॉक्टर मनीषा बोली, रिया, मैंने तुम्हें अपने बच्चे के लिए बहुत रोते देखा है। उसे माँ और बाप दोनों की ज़रूरत है, इसीलिए चली जाओ बेटा। कुछ देर सोचने के बाद रिया बोली, मैं उस घर में एक पत्नी और एक बहू के रूप में नहीं जाऊंगी। मैं बस अपने बेटे के लिए जाऊंगी और एक माँ का फ़र्ज़ निभाने जाऊंगी। अगर आप सबको मंजूर है तो मैं चलने को तैयार हूँ। तभी सुनीता जी बोली, बहू, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, बस तुम यहाँ से हमारे साथ चलो। ये देखकर डॉक्टर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, जाओ रिया अपने बेटे के साथ, और ये घर भी तुम्हारा ही है। जब तुम्हारा मन करे तब मुझसे मिलने आ जाना। डॉक्टर मनीषा की बातें मानकर रिया उनके साथ वापस चली गई और अपने बेटे के साथ साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।